नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 20-20 लाख में बेचा गया था जेईई का भर्ती पेपर। भर्ती घपले में भाजपा नेता समेत 3 लोग गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की संपत्ति होगी जब्त। देहरादून आरआईएमसी में फर्जीवाड़े से बेटे का दाखिला, मां गिरफ्तार। बदलाव, अग्निवीर भर्ती में पहले ऑनलाइन परीक्षा। नौकरियों की दलाली में अब तक 17 कर्मचारी गिरफ्तार। 28 लाख रुपए देकर लीक कराया था ए और जेई का पेपर। पीसीएस मेंस में भी मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ। दून की नदियों को बना डाला कूड़ा घर। देहरादून स्थित आईआरडीटी प्रेक्षागृह में सुर लहरी संगीत संस्थान का 2 दिवसीय विराट ब्रह्मानंद उत्सव। ब्रह्मानंद में दिग्गज कलाकारों की जुगलबंदी। आईएमसी में फर्जी एनओसी से हो रहा था रजिस्ट्रेशन का खेल। फर्जी डिग्री बेचने वालों के खिलाफ लगेगा गैंगस्टर एक्ट। दून में मनाया गया रविदास जयंती, साथ में निकाली भव्य यात्रा। नगर देहरादून स्कूल पर बाल आयोग का शिकंजा। जोशीमठ के भूस वडियार में नई दरारें आने से बड़ी चिंता। हरीश रावत को गैरसैंण विधानसभा गेट पर रोका। जेईई की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एसआईटी ने भाजपा नेता नैतिक चौहान, लोकसभा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बेचकर वसूले गए 7 लाख रुपए अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज और एडवांस चेक बरामद किए गए। मामले में भाजपा के मैंगलोर ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटवारी लीक मामले में गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उनके सहकर्मी संजीव कुमार ने जेईई का प्रश्न पत्र सौंपा था। प्रश्न पत्र लीक करने वालों में संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु, पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल, उसका भतीजा संजीव दुबे, भाजपा नेता संजय धारीवाल, भाजपा नेता नितिन चौहान, सुनील सैनी, मनीष कुमार शामिल थे। जेईई परीक्षा का प्रश्न पत्र सबसे अधिक 20 लाख रुपए में बेचा गया था। कई से 8 की रकम बतौर एडवांस ली गई थी। बाकी रकम परीक्षा का परिणाम आने पर चुकाने की बात तय हुई थी। देहरादून भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी में फर्जीवाड़े कर बेटे को दाखिला दिलाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने प्रवेश के लिए बेटे का जाली जन्म प्रमाण पत्र लगाया। कैंट इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि कैडेट अक्षय मित्रा ने 24 जनवरी 2023 को कक्षा 6 में प्रवेश लिया। मां मल्लिका मित्रा निवासी ग्राम प्रतापगढ़ पोस्ट हाट बहिरगाची जिला नदिया बंगाल ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उनकी जांच की गई तो कैडेट के 2 प्रमाण पत्र पाए गए। एक जन्म प्रमाण पत्र यूपी लखनऊ और दूसरा नादिया वेस्ट बंगाल से जारी किया गया था। कैडेट ने अक्टूबर 2020 में प्रवेश परीक्षा की थी। तब नगर पंचायत बक्सी का तालाब लखनऊ से जारी जन्म प्रमाण पत्र लगाया गया, जिसमें जन्मतिथि 25 नवंबर 2008 दर्ज थी। चयन नहीं होने पर परिजनों ने अप्रैल 2022 में हुई प्रवेश परीक्षा के लिए ग्राम पंचायत देवग्राम जिला नादिया बंगाल का जन्म प्रमाण पत्र लगाया, जिसमें जन्मतिथि 23 जनवरी 2010 दर्ज की गई। पुलिस ने कैडेट की मां मालविका के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से सुस्त दुरुस्त होने, फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाली करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भर्ती रैलियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते थे, इनकी स्क्रीनिंग की जाती थी, जिससे प्रशासनिक संसाधनों पर जोर पड़ता था। जब ज़्यादा उम्मीदवार होते तो भर्ती रैलियों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ती है। मेडिकल स्टाफ में भी ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। रैली में अत्यधिक भीड़ की वजह से कई बार हादसे भी हुए। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नई प्रक्रिया में बेहतर योग्य उम्मीदवार पहले चयनित हो जाएंगे, फिर उनका फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा। ऑनलाइन परीक्षा में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की हरिद्वार और पौड़ी जिले में करीब 3.25 करोड़ के अवैध अचल संपत्ति जब्त होगी। जब्त की जाने वाली संपत्ति में अंकिता हत्याकांड में सुर्खियों में आया बंतरा रिजॉर्ट भी शामिल है। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने संपत्ति को जब्त करने के लिए हरिद्वार और पौड़ी के डीएम की रिपोर्ट भेज दी है। एसएसपी
श्वेता चौबे ने बताया कि पुलकित के खिलाफ थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तत्कालीन एसएचओ लैंसडाउन मणिभूषण श्रीवास्तव को सौंपी गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि पुलकित ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर दोनों जिलों में करीब 2,82,83,615 रुपए की संपत्ति अवैध रूप से जुटाई है। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती लीग से शुरू कलंक कथा अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा डॉक्टरी की फर्जी डिग्री बेचने तक पहुंच गई है। इस कारण बीते 6 महीने में ही 17 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, 21 निलंबित चल रही हैं। इसके अलावा 3 अस्थायी कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। भर्तियों में गोलमाल के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिससे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत कई तरह से सामने आए हैं। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक 8 कर्मचारी पेपर बेचने या नकल कराने में गिरफ्तार हुए हैं। 2016 की बीपी वीडियो भर्ती की जांच तेज हुई तो इसमें कई रिटायर्ड आईएफएस, सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव सहित कुल 8 कार्मी गिरफ्तार हुए हैं। अब पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के ही 2 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। भर्तियों का मामला चल ही रहा था कि अब बीएएमएस की फर्जी डिग्री रैकेट में पुलिस ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के 3 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अभी इन मामलों में कुछ और कार्यों को शिकंजा कसा जा सकता है। उधर 2016 की एसआई भर्ती में पुलिस के 20 दरोगा भी निलंबित चल रहे हैं। जेल जा चुके निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने वर्ष 2017 में ही एईजेई परीक्षा कराने का ताना बना भूल लिया था। उसी ने ही पेपर लीक कराने के लिए अपने सहकर्मी अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार को राजी किया था। पेपर लीक कराने के एवज में उसने संजीव कुमार को 28 लाख की रकम अदा की थी। इस एसआईटी को जांच पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पटवारी भर्ती परीक्षा पत्र लीक प्रकरण के मुख्य सूत्रधार रहे निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की देखरेख वर्ष 2017 में एईजेई की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हुई थी। परीक्षा कराने की तैयारी को लेकर भी अभी एक्साइज चल रही थी कि उनका तबादला दूसरे विभाग में कर दिया गया। इस विभाग की जिम्मेदारी जिस विभाग को दी गई उसमें अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार तैनात था। चूंकि संजीव चतुर्वेदी ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी जिस विभाग को दी गई उसमें अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार तैनात था। चूंकि संजीव कुमार ने प्रश्न पत्र लीक कराने का ताना बाना भूल लिया था, इसलिए उसने अपने सहकर्मी अनुभाग अधिकारी पर डोरे डालने शुरू कर दिए। एईजेई परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट संजीव कुमार के कब्जे में था। उसने उस प्रश्न पत्र के मोबाइल फोन से फोटो खींचकर संजीव चतुर्वेदी को उपलब्ध कराए। प्रश्न पत्र लीक कराने के एवज में उसे 28 लाख की रकम अदा की गई। सूत्रों के अनुसार 28 लाख की रकम मिलने पर अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार ने उसे ठिकाने लगाने के लिए अपने रिश्तेदार को बड़ी रकम दी। एसआईटी की जांच में संजीव कुमार की संलिप्तता केवल एईजेई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने में ही सामने आई। फिर भी मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद स्थानीय महिला अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक के बावजूद मेंस परीक्षा में शामिल न करने पर बाहरी राज्यों की कुछ महिला अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस बीच आयोग ने अंकों के आधार पर बाहरी महिला अभ्यर्थियों को भी मेंस परीक्षा में शामिल कर लिया था। उधर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी दौरान सरकार ने विधानसभा के जरिए स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षतिज आरक्षण कानून पारित करा लिया। राजभवन की मंजूरी के बाद अब यह कानून का रूप ले चुका है। लोक सेवा आयोग ने 23 से 26 फरवरी तक मेंस परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि लगभग 1,500 बाहरी महिला अभ्यर्थियों को पूर्व में प्रवेश पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने से परीक्षा में मौजूदा कानून पर अमल लाया जाएगा। इस पर आयोग ने 8 फरवरी को बैठक बुलाई है। उधर भाजपा नेता रविंद्र जुगराल ने कहा कि एक्टिव बनने के बाद आयोग के अफसरों को अब मेरिट सूची में बदलाव करना होगा, अन्यथा इसके लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण पर हर साल हजारों रुपया खर्च कर रही है। कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबको लोग पलीता लगाने में लगे हुए हैं। देहरादून में कई लोग सफाई वाहनों में घर का कूड़ा न डाल रहे हैं। लोग शुल्क बचाने के चक्कर में कूड़ा रिस्पना बिंदाल नदियों में फेंक रहे हैं, जिससे नदियां कूड़ा घर बन गई है और प्लास्टिक एकत्र होने से नदियां प्रदूषित हो रही है, जिससे जहां एक और बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, वहीं नदियों के किनारे अस्तित्व तो संकट है ही, साथ ही सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण में भी रैंकिंग पर बुरा असर पड़ रहा है। देहरादून स्थित आईआरटी प्रेक्षागृह में सुर-लहरी संगीत संस्थान का 2 दिवसीय ब्राड ब्रह्मानंद उत्सव मनाया गया। शनिवार की शाम धुन में सरोद व तबले की दिलकश जुगलबंदी देखने को मिली। 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिग्गज कलाकार एक ही मंच पर थे। शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षक बड़े मुग्ध से अपने सपनों के शरीकी इस प्रस्तुति को सुनने थे। मौका था सुर-लहरी संगीत संस्थान की ओर से आईआरडीटी प्रेक्षागृह सर्वे चौक में आयोजित की 2 दिनी ब्राड ब्रह्मानंद उत्सव का। इसका मुख्य अतिथि वन मंदिर सुबोध उनियाल एवं वरिष्ठ अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक
पंडित नरेंद्र नाथ धर और कैलिफोर्निया से आए पद्मश्री तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी के श्रोताओं में भी खूब जोश नजर आया। ग्वालियर घराने के सरोद वादक पंडित नरेंद्र नाथ ने आलाप से प्रस्तुति शुरू की। राग ध्रुपद पर इस प्रस्तुति से माहौल बनाया। राग शुद्ध कल्याण पर सरोद वादन के साथ श्रोता भी लय पकड़ चुके थे। लखनऊ घराने के पंडित स्वप्न चौधरी ने भी तबले पर कुछ चिर परिचित अंदाज में लयबद्धता दिखाई। उनके राग केदार पर विलंबित एक दो तीन ताल की प्रस्तुति दी। जुगलबंदी से पहले पंडित नरेंद्र नाथ ने बताया कि पंडित स्वप्न चौधरी से उनका 34 साल का अटूट साथ रहा है। इससे पहले धुन की प्रतिभान युवा शास्त्रीय गायिका अरण्या शरणिया जोशी ने राग पद पूजा श्री के छोटा एवं बड़ा ख्याल गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ तबले पर मधुरेश भट्ट, हारमोनियम पर सनातन गोस्वामी, तानपुरा पर शारदा ने संगत की। संचालन रेडियो बद से संयोजक जगदीश बाबला ने किया। देहरादून राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्य में प्रकृति आधारित ग्रीन इकोनॉमी मॉडल को विकसित कराने पर जोर दिया। कहा उत्तराखंड में इस मॉडल को विकसित करने से स्थानीय लोगों को अपने जंगल और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सहभागिता होगी। वहीं स्थानीय लोगों की आजीविका का स्रोत भी मजबूत होगा। शनिवार को मुख्य वन संरक्षण वन पंचायत ज्योत्सना सितलिंग ने राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार बैठक की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में वन पंचायतों कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने उनसे ग्रीन इकोनॉमी मॉडल पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। संत रविदास की जयंती रविवार को है। पूर्व संध्या पर जारी संदेश में राज्यपाल ने कहा कि संत रविदास ने अपने संपूर्ण जीवन में सामाजिक विषमताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कठिन परिश्रम किया। दून पुलिस ने भारतीय चिकित्सा परिषद के जिन 3 कर्मचारियों को पकड़ा है, उन्होंने परिषद में काम करते हुए 18 साल बिता दिए। 2005 से लेकर 2015 तक तीनों संविदा के माध्यम से कार्यरत थे, जबकि वर्ष 2015 में तीनों को ही नियमित कर दिया गया था। पुलिस को अब अंदेशा कि इस परिषद में फर्जीवाड़े का यौन खेल 2012 से चल रहा है। ऐसे में परिषद के माध्यम से सैकड़ों लोगों के फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन की आशंका है। तीनों आरोपियों के घरों से फर्जी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में जिन कर्मचारियों पर रखवाली का जिम्मा था, वही फर्जी डिग्रियों का पंजीकरण कराकर आमजन से खिलवाड़ कर रहे थे। पकड़े गए तीनों कर्मचारी 2005 से कार्यरत थे, जबकि इस परिषद का गठन 2004 में हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या छोटे स्तर के कर्मचारी ही इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं? इस मामले में पुलिस बड़े अफसरों की संलिप्तता भी जांच कर रही है। दून में शनिवार को गिरफ्तार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड आईएमसी के तीनों कर्मचारी लंबे समय से आरोपी इमरान खान के संपर्क में थे, जो इनका मुख्य सूत्रधार है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि फर्जी एनओसी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। उन्होंने दून पुलिस को बताया कि इमलाक बीएमएस डिग्री बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता था। और गिरफ्तार हुए कनिष्ठ सहायक विमल बिजड़वाल, व्यक्तिगत सहायक विवेक रावत और अंकुश माहेश्वरी के जरिए कागज जमा कराने जाते थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन फाइल एनओसी के लिए डाक से भेजी जाती थी। इस फाइल में जानबूझकर कुछ कमी छोड़ी जाती ताकि विश्वविद्यालय यह फाइल वापस न लौटाए, या फिर फाइल गलत पते पर ही भेज दी जाती थी ताकि वो विश्वविद्यालय को ना मिले। इसके बाद इमलाक विश्वविद्यालय जाकर कोर्ट रचित तरीके से फर्जी एनओसी बनवा लेता था। इससे वह वापस परिषद के लिए डाक से पोस्ट करता था। जब यह फाइल चिकित्सा परिषद पहुंचती तो फर्जी एनओसी के आधार पर तीनों रजिस्ट्रेशन करवा देते थे और फर्जी डॉक्टरों को लोगों की जान से खिलवाड़ का लाइसेंस मिल जाता है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 10 जनवरी को पीएमएस की फर्जी डिग्री से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के गैंग का खुलासा किया। तब चिकित्सा परिषद में इस डिग्री का फर्जी पंजीकरण करवाने का भी पता चला। इस मामले के मुख्य सूत्रधार माने जा रहे आरोपी इमलाक खान को राजस्थान के अजमेर से बीते दिनों पकड़ा गया था। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी इमलाक समेत 11 लोगों को पकड़ा जा चुका है, जबकि शेष फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों की तलाश जारी है। पुलिस टीम में एसपी क्राइम सर्वेश पवार, क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी, थाना अध्यक्ष नेहरू कॉलोनी लोकेंद्र बहुगुणा, अमित ममगई मौजूद थे। जोशीमठ नगर में जमीन के घसने या दरार आने का सिलसिला जारी है। यद्यपि नए पैच में दरारें नहीं आ रही है, लेकिन जो क्षेत्र प्रभावित हुए वहां दरारों के चौड़े होने व नई जगहों पर दरार आने का सिलसिला जारी है। नगर के बद्रीनाथ बाईपास में वेदांग छात्रावास से 200 मीटर आगे भूस वडियार में काफी दरारें आ गई, जो चिंता का विषय है। यदि यह बड़ा पत्थर भू धसाव के कारण अपना स्थान बदलता तो इसके ऊपरी क्षेत्र में भारी कटाव होने के कारण दर्जनों मकान खतरे में आ सकते हैं। वहीं पीजी कॉलेज के गेट के निकट भी बड़े पत्थर के नीचे जमीन में पिछले कुछ दिनों से दरारें बढ़ने लगी हैं और यहां पर सड़क भी हल्की झुकने लगी है। जोशीमठ में भू धसाव के चपेट में प्राकृतिक जल स्रोत भी आने लगे हैं, जिस कारण लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। प्रेमनगर मोहल्ले के रावत रोशन रावत एवं मथुरा जोशीपाल
ने बताया कि 100 वर्ष पुराने एक जल स्रोत था जो अब सूख गया है। शनिवार को तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा परिसर के बाहर अपने समर्थकों के साथ 1 घंटे तक मौन व्रत करने जा रहे पूर्व सीएम हरीश रावत को विधानसभा के मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। इसके चलते रावत वहीं अपने समर्थकों के साथ 1 घंटे मौन व्रत पर बैठे रहे। पूर्व सीएम रावत ने मुख्य विधानसभा परिसर में मौन व्रत के लिए प्रवेश न दिए जाने और सुरक्षा कर्मियों द्वारा गेट पर रोके जाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि वह दून में विधानसभा सत्र के दौरान के विरोध में विधानसभा गेट पर बैठकर विरोध करके वही जनता को समझ में अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जब जनता ने उन्हें मौका दिया तो उनकी सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा और अन्य जनोपयोगी कार्यों को अंजाम दिया। रावत ने पूर्व सीएम एवं विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के मुख्य परिसर में रोके जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की साजिश सरकार रच रही है, जिनका मुकाबला कांग्रेस देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने कहा कि वे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए उनको देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें मुख्य परिसर में जाने से रोका। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि गैरसैंण के प्रति भाजपा की नियत में खोट है, इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद 2 वर्ष से विधानसभा का कोई भी सत्र आहूत नहीं किया गया। कभी जाड़े का बहाना तो कभी चारधाम यात्रा का बहाना दिया गया। जिस विधानसभा परिसर पहुंचने में सुरक्षा कर्मियों ने सीएम के काफिले को काफी देर तक दूसरे गेट पर रोक रखा। इस दौरान उनके साथ पूर्व एमएलसी पृथ्वीपाल चौहान, कांग्रेस जीओ मुकेश नेगी, हरि कृष्ण भट्ट, संदीप पटवाल, दान सिंह नेगी, मोहनलाल टमटा, बुरेंद्र लाल पुरन नेगी आदि कई कांग्रेसजन मौजूद थे।